हम लोगों का आज रिवीजन के लिए है वचन। वचन में वचन की परिभाषा कौन बताएगा? हाँ बताइए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हाँ जिन शब्दों से वचन कहते हैं, जिन शब्दों से एक या संख्या के एक से ज्यादा चीजों का पता चलता बेटा है। शब्दों में सुनो, हम शब्दों को हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग यही निकल लेगा, है ना। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या, आगे बोलिए। एक या एक से अधिक होने का बोध हो। संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ओके मैम। आ गया समझ में? किसकी आवाज आ रही है? अंश की आवाज आ रही है? किसकी आ रही है? कौन सी? अभी यस मैम, किसकी आवाज थी? नव्या की। हाँ, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि जब सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और उसमें जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ एक या एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर वचन शब्द होता है, वचन कहलाएगा वो। अब इसमें वचन के प्रकार कितने होते हैं? दो। वचन के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक हाँ। वचन, बहुवचन। अब आप लोग आप संस्कृत वाला मत लिख देना इसमें, वरना गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों की कॉपी जब चेक करते हैं तो वो द्विवचन भी डाल देते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक संख्या का बोध हो। हाँ, जिन शब्दों से एक संख्या का बोध हो उन्हें एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन, है ना। और बहुवचन में जहाँ एक से अधिक संख्या का एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वचन की परिभाषा और वचन के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा एक वचन से बहुवचन में बदलने का तरीका, कि किस प्रकार से कौन से नियमों के द्वारा हम वचनों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें देखो, एक तो होता है वचन की प्रकार की परिभाषा। देखो पेज नंबर 40 पर है आपका। वचन की पहचान संज्ञा के रूप से, सर्वनाम के रूप से और क्रिया के रूप से। अब वचन परिवर्तन करने का तरीका, यहाँ पर कुछ नियम दे रखे हैं कि वचनों को, लेकिन इतना इजी होते ना तो आप डायरेक्ट उसको चेंज कर देते हो, कोई नियम ध्यान नहीं रखते हो, है ना। जैसे फर्स्ट नंबर का है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को, जैसे हमने लिंग परिवर्तन करे थे तो उसमें क्या बताए थे, कुछ नियम थे, 10-11 नियम थे। ठीक उसी प्रकार से वचन बदलने में भी पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को ए में बदल दिया जाता है। अगर आपका आ शब्द है तो आ शब्द को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? ए में। तो जैसे एग्जाम्पल पपीता, अब पपीता में जो आ की मात्रा आ रही है ना, तो उसके जगह पपीते कर देंगे, यानी ए की मात्रा यहाँ पर आ रही है हमको आ की मात्रा का साउंड, और यहाँ पर हाँ क्या हाँ, लेकिन परिवर्तन करने का तरीका बता रही हूँ बेटा। आ को हम ए में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार से पत्ता, अब पत्ता में आ रहा है तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा पत्ते।
इसी प्रकार से घोड़ा, आ शब्द आ रहा है तो इसमें हो जाएगा घोड़े। यानी कि कौन सा नियम लागू किया हमने, आ को ए में परिवर्तन करने का। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो है आ को किस में परिवर्तन करना है, ए में। हाँ, सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर पे स्त्री शब्दों के अंत में आने वाले, बेटा थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करो। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले अ को ए में बदल जाते हैं। किस में, स्त्रीलिंग, क्योंकि कैसे स्त्रीलिंग, कैसे, जैसे बात। अब बात शब्द है, बात में कौन सा शब्द आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है यहाँ पर, कौन सी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि, बात अ की ध्वनि आ रही है। तो इसको हमने अपने नियम में पढ़ा है कि अ को हम किस में बदल रहे हैं यहाँ पर, ए। तो जैसे बात को क्या बन जाएगा, बातें। ठीक है, तो गाना नहीं गाना है, ओके। हाँ, यस, गिव मी। वस्तुएं। हाँ, जैसे वस्तु, वस्तुएं। आगे बेटा ऊ की मात्रा, ये तो ऊ की मात्रा आ जाती ना, अभी ऊ की मात्रा का नियम नहीं आ रहा, अभी तो यही है सिंपल, ए को अ में बदल रहे हैं अपन। जैसे आदत, आदत, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, तो ये इसमें आदतें, तो क्या बन जाएगा, आदतें। ठीक है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बात को बातें और आदत का आदतें। यानी अ, यहाँ पे जो अ शब्द है उस पर एक की मात्रा और अंक की बिंदी लग जाएगी, तो ए में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अंश। अब अंश एडमिट हुआ है। अंश थोड़ा टाइम का ध्यान रखा कीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट आपका जो थर्ड नंबर का नियम है, थर्ड नंबर का अंश, पेज नंबर 41 पर आ जाइए बेटा, पेज नंबर 41 पर। ठीक है, आज हम वचन कर रहे हैं, वचन का रिवीजन कर रहे हैं। जो वचन को परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम लगाते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। थर्ड नंबर पर हमारा आ रहा है इसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले ई, जो छोटी ई है, छोटी ई को किस में परिवर्तित कर देते हैं हम, बड़ी ई के अंतर्गत। कैसे, देखो, या तो बड़ी ई में परिवर्तित कर देंगे, यानी तीसरा नंबर का नियम है हमारा, छोटी ई को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, या तो बड़ी ई में और या फिर या शब्द में, या तो बड़ी ई में या फिर या शब्द में परिवर्तन कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे दवाई, दवाइयाँ है ना, दवाई शब्द लिखा है, तो मैंने आपको क्या बताया, या तो ई शब्द को ई में या में परिवर्तन, छोटी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, देखो यहाँ पर ई कॉमा या, छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी, उसको हम परिवर्तन कर देंगे या शब्द में। एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से होते हैं। निधि, निधियाँ। हाँ, जैसे धोती, अब ये कौन सी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा किस में परिवर्तित होगी, धोतियाँ। और चिड़िया, चिड़िया। हाँ, नेक्स्ट हो जाता है हमारा, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले या शब्द को या में परिवर्तन कर देना। यानी कि जो आपका फोर्थ नंबर का है, या शब्द को किस में परिवर्तन कर देंगे, या, यानी बहुवचन कर देंगे इसका, जैसे कि चिड़िया और चिड़िया। हाँ, गुड़िया और गुड़िया, 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 यानी एक गुड़िया, और इसका बहुवचन बनाने के लिए हम लगा देंगे गुड़िया। ठीक है,
और 5 नंबर, हाँ चंद्र बिंदु आया ना यहाँ पे। देखो केवल कितना सा आपको मैंने उस दिन में वचन जब लिंग वाला पढ़ाया था चैप्टर, उसमें भी मैंने यही समझाया था आपको, और इसमें भी यही चैप्टर समझा रही हूँ। पूरी चीज़ें लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके क्या वर्कलोड बढ़ जाता है। आपको केवल साइड में ये नियम लिख लिया करो। केवल हमको ये ध्यान रखना, आ को ए में बदलना है, अ को ए में बदलना है, छोटी बड़ी को या में बदलना है, और या को हाँ चूहा, चूहिया, है ना, इस तरह चूड़ी, चूड़ियाँ। अब नेक्स्ट आता है 5th नंबर का। 5th नंबर का क्या नियम है हमारा, क्या नियम है 5th नंबर का? हाँ कौन से उ को? छोटे उ को और बड़े उ को किस में बदलना है, किस में बदलेंगे? कौन से ए में? छोटा ही बड़ा है, छोटे ए में चंद्र बिंदु लगा करके, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? जैसे धातु और धातुएं, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज। अब इसमें भी आप लोग क्या नंबर कट जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि अब आप में से कोई चीज़ क्या लगाता है, इसको धातुओं कर देंगे, धातुआ कर देंगे। तो आपको केवल या हमको नियम क्या याद करना है। तो अब हमको लर्न करने का कितना सा काम रह गया, जहाँ कम से कम 20-25 शब्द याद करने थे, उसकी जगह हमको केवल ये 5 से 10 वर्ड्स याद करने, बस। समझ में आ रहा है? 5 से 10 वर्ड्स याद करने, और ये ध्यान रखना है कि कौन सा नियम हमारा किस में लगेगा। ऐसे नहीं कि आप इस वाले नियम को इस वाले में लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा, तो उसको सर्च करने के लिए कैसे करोगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी कि आपको इनमें से ये शब्द ढूंढने हैं कि छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं। तो हमने देखा कि ये वाला जो धातु शब्द है वो छोटे ऊ की मात्रा वाला शब्द है, और छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द में हमने नियम पढ़ा था कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, ए लग जाएगा, तो धातुएं शब्द बन जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, कुछ शब्द सदा एक वचन में रहते हैं। कुछ शब्द होते हैं अपवाद के स्वरूप जिनको केवल उनका बहुवचन नहीं किया जा सकता, जैसे आग, आकाश, जनता, सत्य, वर्षा, पानी, धूप। अब मान लीजिए बहुत तेज बारिश आ रही है तो आप वर्षाएं आ रही है ऐसे लिखेंगे क्या? बारिश आ रही बस यही लिखेंगे, है ना, वर्षा ही होगा। तो ये आग लग रही है तो बहुत जगह बहुत सारी आग लग गई, यानी आग एक जगह छोटी सी जगह लग रही है और बहुत सारी लग रही है, तो आगे लग गई, आगे लग गई लिखेंगे क्या? नहीं, कितनी भी हो वो आग शब्द का ही प्रयोग होगा। यानी कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में ही लेते हैं और वो वाक्य के अकॉर्डिंग उसमें बहुवचन समझ में आ जाता है हमको। 7 नंबर का पॉइंट है कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे उनको एक वचन नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर वाले में मैंने बताया था कि कुछ शब्द एक वचन रहते हैं, उसी प्रकार से कुछ शब्द जो रहते हैं वो बहुवचन में रहते हैं। जैसे प्राण, होश, लोग, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, ये आपका बहुवचन है ना। जैसे आपको इसमें अभी जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, मैंने कहा यहाँ पर आपको साइन करने हैं, तो बहुवचन थोड़ा है, बहुत सारे साइन थोड़ा ना करने, है ना। तो यहाँ पर ये जो शब्द होते हैं वो बहुवचन के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का रूल और है, कुछ एक वचन शब्दों के साथ जन, वृंद, गण, लोग आदि शब्द लगाकर बहुवचन रहते हैं। वो शब्द मतलब अगर आप एग्जाम में देखें तो हम उनको चेंज नहीं करेंगे ना, वही लिख देंगे ना। हाँ, वही एज इट इज हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब वाक्य में उनका प्रयोग होता है तो वाक्य के प्रयोग के साथ उसमें परिवर्तन आ सकता है ना। जैसे वर्षा हो रही थी तो वर्षा ही हो रही थी, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी वर्षा हो रही थी, एक बूंद को तो हम वर्षा बोलेंगे, वर्षाएं हो रही थी, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो वो एज इट इज वर्षा हो रही थी तो वर्षा ही शब्द आएगा, है ना। हमें लिंग और वचन का एक ही सारे रूल्स लिखने। हाँ, जो लिंग के रूल्स है, वचन के रूल्स है, हाँ, परिवर्तन करने के लिए उसको एक पेज पे लिख लें। देखो आप ऐसे शॉर्टकट में लिख लोगे ना,
ऐसे शॉर्टकट में लिख लोगे तो आपको पढ़ने में, रिवीजन में इजी हो जाएगा। ऐसे आप पूरा लेंदी में पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन शॉर्टकट ऐसे लिख लेंगे। इस तरह से लिख लोगे ना तो आप जब याद करोगे तो ये सारे सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये नियम आ को ए में, अ को अ में, बड़ी छोटी को या में, तो आपको वो इजी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का पॉइंट इसका देख सकते हैं। कुछ एक वचन शब्दों के साथ जन, वृंद, गण और लोग आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाए जा सकते हैं। देखो इन शब्दों में क्या, जैसे गुरु, गुरु और बहुत सारे गुरु खड़े हैं। गुरु किसको बोलते हैं? टीचर को। यानी बहुत सारे गुरु बने, यानी हिंदी शब्द का प्रयोग कर, वैसे तो आप अध्यापक शब्द यूज़ करते हो, है ना, शिक्षक शब्द यूज़ करते हो, लेकिन गुरु शब्द लिखा हुआ है तो बहुत सारे गुरुओं के लिए हम तो क्या शब्द लग जाएगा? गुरुजन। अध्यापक के लिए क्या होता है? हाँ बेटा, अध्यापक के लिए अध्यापक का विलोपन क्या होता है? अध्यापक, अध्यापिकाएं, अध्यापक, गण, गण शब्द यूज हो जाएगा उसके लिए, ओके मैम। है ना। अगर वचन लिंग बदलना है तो अध्यापक का अध्यापिकाएं हो जाएगा, और अगर वचन परिवर्तन करना है तो अध्यापक गण। ठीक है, गुरुजन, और बहुत सारे छात्र हैं तो छात्रगण, यानी छात्र का जब लिंग परिवर्तन करते हैं तो छात्र का छात्रा समझाया था मैंने। ठीक है, लेकिन जब हम वचन परिवर्तन करेंगे तो छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रगण। समझ में आया? चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है क्या? वचन। नेक्स्ट आता है, आपको क्या करवाया था नेक्स्ट मैंने? कारक। कारक, कारक पढ़ा हुआ है। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा और, हाँ बोलो बोलो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों को जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हाँ, संबंध यानी रिलेशन। जब सेंटेंस को पढ़ कर के हमें ये पता चलता है कि उससे उसका क्या संबंध है तो वो ही हमारे कारक कहलाएंगे। ठीक है, कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 कारक के प्रकार होते हैं हमारे 8। ठीक है, और अब इसमें देखो कारक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है कारक लगाने की? अगर कारक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सेंटेंस नहीं बनेगा, वाक्य हमें शुद्ध, एक तो वाक्य शुद्ध नहीं होगा और वाक्य की स्पष्टता नहीं होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कारक चिन्हों के द्वारा ही हमें पूरे जो वाक्य होता है उसके अर्थ का स्पष्टीकरण होता है और एक वो सार्थक वाक्य कहलाता है कारक होने के कारण, अन्यथा वो अशुद्ध वाक्य की गिनती में आता है। अब देखिए इसमें आपको मैंने एक चार्ट बनाने के लिए कहा था जिसमें है कर्ता कारक, जैसे कर्ता कारक है ना, हाँ कर्ता ने, और लेकिन यहाँ पर मैंने लिखवाया था ने के बाद में कौन और किसने, हाँ बिल्कुल यही वाला। ठीक है ना, 3 पार्ट करके मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाया था। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखिए एक तो आपको वो कारक के 8 प्रकार याद करने हैं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि ये सब अभी अपना रिवीजन चल रहा है, नया चैप्टर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं ये सारा आपको कॉपी वर्क मैंने कंप्लीट करवा रखा है। अब ये देखिए इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर पे आता है कर्ता, पहला जो हमारा कारक है कर्ता। अब कर्ता किसको बोलते हैं? फर्स्ट नंबर पे है कर्ता। कर्ता किसे बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, यानी कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, कार्य कर रहा। हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें पता चलता है, कार्य करने वाले का पता चलता है, वो कर्ता है। यानी सेंटेंस को आपको पढ़ा और पढ़कर ये मालूम चल रहा है कि ये कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है, तो जिसके द्वारा कार्य किया गया है वो कौन कहलाएगा? हमारा कर्ता। और कर्ता के साथ कौन सा चिन्ह आएगा? ने, क्योंकि राम ने। अब एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे
हाँ राम ने पुस्तक पढ़ी। हाँ किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने। हाँ, तो इसमें राम जो है वो कारक है। राम जो हो गया हमारा कारक हो जाएगा, तो राम, और इसका जो चिन्ह हो जाएगा वो ने शब्द है। चिन्ह यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, कर्ता का फर्स्ट चिन्ह है ने। सेकंड नंबर, अच्छा इसमें एक और आगे देखिए, परंतु परसर्ग रहित वाक्यों में कर्ता कारक की पहचान क्रिया के साथ कौन और किसने प्रश्नों से उत्तर होती है। अब यहाँ से प्रश्न किया जाता है, किससे प्रश्न किया जाता है? कौन और किसने। कौन और किसने? हाँ, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने कौन हो गया? राम ने कौन हो गया? कर्ता, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि रावण को कौन मतलब किसने मारा, तो आंसर हमारा क्या होगा? राम ने, राम ने। ठीक है, समझ में आया। सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा? कर्म कारक। कर्म, और कर्म, हाँ, कर्म का चिन्ह क्या है? कर्म का चिन्ह को, रावण को, जैसे रावण को। और इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? मैम इसमें प्रश्न पूछा था किसको? किसको और क्या, ये दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसको और क्या। कर्म का मतलब जो काम किया जा रहा है वो काम किस पर किया जा रहा है? मैम जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। हाँ, वो काम किस पर किया जा रहा है, तो किस पर किया जाता है? कर्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ कर्म आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका कर्म वाले का एग्जाम्पल बता रही हूँ। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो कर्म किसका? बच्चों को। किसको पढ़ाया? बच्चों को। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। तो ये हो गया कर्म, इसलिए इसका चिन्ह क्या बताया गया यहाँ पर? को चिन्ह बताया गया है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा? करण कारक। करण कारक, इसका चिन्ह क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? से के द्वारा। के द्वारा। शिष्य को किसके लिए? बताइए। से और किसके द्वारा? से, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो करण क्या हो गया? किस से मारा। तो प्रश्न इससे पूछा जा रहेगा, प्रश्न किससे पूछा जाएगा? किस से। तो किस से शब्द जो आता है, प्रश्न अगर पूछा जाए तो किस से और किसके द्वारा। किसके द्वारा मारा? किसके द्वारा मारा? राम के द्वारा। ना ना, राम ने तो मारा, किसको मारा? रावण को मारा, लेकिन किसके द्वारा मारा? तीर के द्वारा मारा, तीर, है ना। तो यहाँ पर वो हो जाए करण, यानी कारण। ठीक है, करण के द्वारा, किसके द्वारा? तीर के द्वारा मारा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर का आंसर निकल के आता है। और कर्म कारक का, हाँ, मैं बस से दिल्ली गई। हाँ तो मैम इसमें मैं किस से दिल्ली गई? बस से। हाँ, मैम बस, जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा करण कारक हो जाएगा, है ना। और एग्जाम्पल, दिव्या के द्वारा संदेश भेज, मैं दिव्या के द्वारा संदेश भेज दूंगा, तो के द्वारा, दिव्या के द्वारा, तो ये यहाँ पर के द्वारा क्या हो जाएगा? हमारा करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे क्या आता है हमारा? संप्रदान कारक। संप्रदान। क्या है संप्रदान? संप्रदान कारक क्या है? हाँ, को और के लिए। को अलग है और के लिए अलग है। को और के, इससे प्रश्न कौन सा बनता है? किसको किसको किसके लिए और किसके लिए। ये चार्ट मैंने इसलिए बनवाया था कि आपको याद करने में इजी हो जाएगा। संप्रदान के अंतर्गत जो हमारा चिन्ह होता है वो को और के लिए होता है,
और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं किसको और किसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 4 नंबर का एग्जाम्पल बताइए। अनुज ने गरिमा को पत्र लिखा, है ना। किसको पत्र भेजा? गरिमा को पत्र भेजा। तो ये हो गया हमारा संप्रदान। और नेक्स्ट नंबर पर आता है हमारा 5 नंबर पे, रीवा ने आर्य को काम भेजा। किसको काम भेजा? आर्य को। तो इसमें आर्य हमारा कारक हो, हाँ, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा अपादान। अपादान में क्या आएगा? कहाँ और किससे। अपादान में क्या आ जाएगा? कहाँ और किससे। अब देखो कहाँ और किससे में, और इसके जो चिन्ह होते हैं वो क्या होता है? से या अलग होने पर। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो उसके लिए अपादान कारक होगा। कैसे होगा? कैसे होगा इसका? पेड़ से पत्ता अलग हो गया। हाँ, तो यहाँ पे पत्ता अलग हो गया पेड़ से अलग हो गया। पेड़ हमारा है कारक। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देखो, भारती छत से गिर गई। तो भारती कहाँ से? छत से। तो छत और से, ये कारक जो हमारा कारक, कौन सा कारक हो गया हमारा? अपादान कारक। लास्ट है हमारा अधिकरण। बेटा 2 मिनट रुक जाओ कुणाल, ओवर करने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण में क्या आएगा? क्या है अधिकरण? में और पर। में और पर। प्रश्न क्या होगा? कहाँ? क्या होगा? कहाँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे दादाजी कमरे में हैं। दादाजी कहाँ है? कमरे में। में, जो ये में शब्द आ गया वो हो जाएगा हमारा मैं एक एग्जांपल दूं? अधिकरण। हाँ, मैंने दूध में मिलाई। क्या? मैं हल्दी मिलाई दूध में। मेरे दूध में कुछ गिरा है। क्या बोला बेटा आपने? और लास्ट हो जाता है हमारा, मैंने बोला कि मैंने अपने दूध में हल्दी मिलाई। किसने हल्दी मिलाई? दूध में। ठीक है, दूध में। हाँ ठीक है। अब उसके बाद में देखो, एक अधिकरण। अधिकरण से पहले एक कारक और आता है अपना संबंध, है ना, जहां पर का, के, की, के लिए ये सब शब्द आते हैं। और लास्ट में आता है हमारा संबोधन। संबोधन, यहाँ पे संबोधन का मतलब क्या होता है? संबोधन का मतलब होता है बुलाना या पुकारना या आवाज देना, है ना। किसी से आवाज देते हैं, जैसे इसमें कहा जाता है हरे ओ। तो ऐसे शब्दों को, हाँ, हे ओ अरे, ऐसे हे भगवान। हाँ, अरे इधर आना, अरे शब्द बोलते ना, अरे इधर आना, है ना, ठीक है। हे राम, इस तरह से। तो ये सारे शब्द होते हैं हमारे कौन से? संबंध बोधन या विस्मय आदि बोधक चिन्ह से जिनको जाना जाता है। क्लियर? चलिए, अब आपका ये वाला अभी तक का जो यूटी फर्स्ट में आने वाला था वो सारा रिवीजन हो गया परसों तक के लिए। कारक आपके नहीं आएंगे, कारक में कंफ्यूज मत होना। ओके मैम। मेरी का काम हो गया। हाँ मैम। हाँ, तुम्हारा हो गया। 7th क्लास का बाकी है भी। यस मैम।